सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस किया था, उसी में अब एक टर्म आगे इनकॉर्पोरेट करना है। और तो बहुत ज़्यादा अपने सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट। तो फर्स्ट नोट डाउन। So it is number of probable arrangement of any system. It is number of probable arrangement of any system. So represent करते हैं W से, and mathematically we write it as n naught factorial upon n1 factorial into n2 factorial. Probability से relevant बात है। n naught जो है वो atomicity और n1 and n2 जो है वो number of different atoms in the molecule है। तो arrangement basically लिखा गया है। आप जानते हो कि अगर कोई n objects है और उसमें से n1 एक जैसे और n2 एक जैसे है, तो उनके अरेंज करने के तरीके जो हम लोग लिखते हैं दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल टू n2 फैक्टोरियल, बिल्कुल वैसे ही लिखा है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है N2O2 H2 एटसेट्रा, तो उसका जो W लिखने का तरीका वो एक ही है। आप किसी भी तरीके से इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, दैट वे दे हैव सिंपली वन अरेंजमेंट। तो W की वैल्यू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, समझ में आया ना, क्योंकि N2 में दो एटम है और दोनों एक जैसे ही है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो W वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। दूसरे एग्जांपल से देखो, लेट्स से विल टेक NO एंड CO। सो NO और CO दोनों डायटोमिक है, बट N अलग है और O अलग है, तो दोनों के लिए 1 डिफरेंट यूनिट हुई, तो अरेंजमेंट हुआ 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो दो तरीके से अरेंज कर सकते हो। लाइक अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाऊं तो आप एक बार NO को ऐसे लिख सकते हो और एक बार NO ऐसे लिख सकते हो। तो अरेंजमेंट में ये दो तरीके के डिफरेंट अरेंजमेंट लिखेंगे। तो वी हैव टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर NO एंड CO। सिमिलरली N2O CO2 वाटर, राइट, NO2, इन सब के लिए अगर लिखना है, इसका ट्राइटोमिक केस है। और इन सारे केसेस में ध्यान से देखो, दो एटम एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है, दो एटम एक जैसे एक डिफरेंट है, दो एक जैसे और एक डिफरेंट है। तो दैट मींस टू आर ऑफ अलाइक एंड वन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। तो उसके पॉसिबल अरेंजमेंट लिखेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। सिंपलीफाई करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 3। सिमिलरली CH4 इफ वी राइट, तो उसके W लिखेंगे तो इट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो इट बिकम्स 5। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको रिलेट करा एक साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन ने, इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन। दिस इज रिफर्ड एज S इज इक्वल टू K टाइम्स ln ऑफ W। W ऊपर बताया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट। सो S इज इक्वल टू K टाइम्स ln ऑफ W। K इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और S जो है वो यहाँ पे एंट्रोपी है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यू ऑल नो इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। सॉल्व करने से 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल्स पर केल्विन आ जाएगा। W यहाँ पे जो लिखा है वो मल्टीप्लिसिटी है, वही जो अभी आपको ऊपर समझाया, दैट इज नंबर ऑफ वेज इन व्हिच कॉन्फ़िगरेशन कैन बी पुट टुगेदर, राइट। और अब यहीं से अगर आप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वेरीफाई कर लें, तो द लॉजिक इज एट 0 केल्विन परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसके लिए W इक्वल टू 1 है, तो उसकी एंट्रोपी अगर वैल्यू लिखेंगे तो ये 0 आ जाती है। इसलिए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया था, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन absolute entropy is 0 या entropy is taken as 0. ठीक है, now we'll discuss some problem. So write down a question. Find the efficiency of an ideal gas with adiabatic exponent gamma for the given cyclic process. Find the efficiency of an ideal gas with the adiabatic exponent gamma for the given cyclic process. Okay, तो ये आपके पास एक given cyclic process है, जिसमें हम पॉइंट A से पहले B की तरफ जा रहे हैं, B से C की तरफ आ रहे हैं और C से फिर A की तरफ जा रहे हैं। दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस फॉर विच यू हैव टू कैलकुलेट एफिशिएंसी। अब आपको लॉजिक पता है कि एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग वर्क डन अपॉन हीट गिवन निकालते हैं। ठीक है, हम लोग टिपिकली कुछ थर्मोडायनामिक्स से प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट जितने तरह के कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे उन सबको इंप्लीमेंट करना सीख जाए। और हम लोगों ने कॉर्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकाली थी, अभी एक चल रही साइकिल की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। सो नाउ इफ यू विल मार्क द प्रोसेसेस फर्स्ट, तो प्रोसेस ए बी जो है इसमें देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो दिस इज रिवर्सिबल। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग प्रोसेस। अगर रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोसेस ए बी है, दिस इज रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग। प्रोसेस ए बी इज रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग। अब प्रोसेस सी ए मैंने लिखा, नॉट ए बी। प्रोसेस सी ए जो है वो है रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग। फिर प्रोसेस ए से बी की तरफ जाएंगे तो दिस इज
कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस, और उसमें देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। और प्रोसेस बी से फिर सी की तरफ वापस आएंगे, तो बी से सी में देखो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के केस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस हुआ लेकिन इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये रिवर्सिबल आइसोबारिक कंप्रेशन। सारे प्रोसेस मार्क हो गए। अब देखो आपको पता है कि इफिशियंसी निकालने के लिए आपको वर्क डन अपॉन हीट गिवन निकालना है, तो एक तो पूरी साइकिल का वर्क डन निकालना है, दैट इज वन थिंग। दूसरा हीट गिवन निकालना है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करोगे तो प्रोसेस सी ए में देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस सिस्टम में हम हीट दे रहे हैं, लेट्स से Q1 यू कैन से, या चलो ए बी से मार्क करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस ए से बी में, ए से बी में अगर हम जा रहे हैं तो देखो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है, आइसोथर्मल एक्सपांशन है तो वर्क डन बाय द सिस्टम आएगा, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो उसका मतलब सर्टेनली हीट गिवन होगी, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन ऑन द कॉस्ट ऑफ हीट ही होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज यहाँ जीरो होता है। सो इन दिस प्रोसेस वी आर गिविंग हीट Q1। प्रोसेस बी से सी देखो आइसोबारिक कंप्रेशन है, उसमें देखो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इस प्रोसेस से हीट लॉस होगा, दिस इज Q2 लेट से। और सी से ए प्रोसेस में फिर से वापस जा रहे हैं हम लोग, तो दिस इज रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग, तो इसमें फिर से हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो दो प्रोसेसेस में हम हीट दे रहे हैं Q1 और Q3 में, और Q2 यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो हीट गिवन अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट विल बी Q1 प्लस Q3। सबसे बड़ा टर्म हीट गिवन अगर लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3, और अगर वर्क डन बाई साइकिल लिखेंगे, वर्क डन बाई द साइकिल लिखेंगे तो WAB काउंट करेंगे, WBC काउंट करेंगे, और WCA जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन जीरो, तो WAB प्लस WBC हमारा टोटल वर्क डन होगा, और हीट गिवन जो है वो Q1 प्लस Q3 है, तो अगर हम इसका पूरा हीट इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे, तो इफिशियंसी इज एक्चुअली वर्क डन बाय हीट गिवन, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन। आपने जितना वर्क किया है उसको, और जितनी हीट गिवन है, हीट लॉस नहीं लिखी जाती है एफिशिएंसी के केस में, क्योंकि आपको पता है जो हीट लॉस हो गई उसे आप यूज नहीं कर सकते, दैट इज लॉस। तो वर्क डन अपॉन हीट गिवन, और हीट गिवन आपकी है Q1 प्लस Q3, और वर्क डन है WAP प्लस WBC बाय Q1 प्लस Q3। अब आपको देखो एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गिवन है, तो उससे आप CV की वैल्यू लिख सकते हैं R अपॉन गामा माइनस 1। अब हम लोग एक एक करके सारी वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम Q1 की वैल्यू लिखेंगे, तो Q1 की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स WAB, और माइनस टाइम्स WAB की वैल्यू अगर हम लोग रिपोर्ट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी nRT ln ऑफ V2 बाई V1, तो ये वैल्यू आएगी nR2T0 ln ऑफ 2V0 अपॉन V0। ये सिंपली हो गया 2nRT0 ln 2, एक वैल्यू। उसके बाद WBC अगर रिपोर्ट करेंगे, तो WBC इज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के वर्क है nR डेल्टा T, WBC इज सिंपली nR डेल्टा T, ठीक है। तो उसकी अगर हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो इट इज nR डेल्टा T विच इज T0 से 2T0 टू T0, और इस प्रोसेस में देखो तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, दिस विल बी द वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो इस वैल्यू को पॉजिटिव लिखेंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी nRT0, ठीक है। और इसके बाद लास्ट प्रोसेस अगर लिखेंगे Q3,
तो दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का हीट होता है NCV डेल्टा टी। तो CV की जगह लिखेंगे R अपॉन गामा माइनस 1 और डेल्टा टी हुआ 2T0 माइनस T0। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी NR T0 अपॉन गामा माइनस 1। अब आप इफिशियंसी कैलकुलेट कर लीजिए। इफिशियंसी में सबसे पहले वर्क डन लिखेंगे तो आएगा -2 NR T0 ln 2 प्लस NR T0, ये टोटल वर्क डन हो गया, डिवाइडेड बाय heat given to the cycle। heat given to the cycle है हमारे पास 2NR T0 ln 2 प्लस NR T0 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ से देखो NR T0 पूरे प्रोसेस से कैंसिल हो जाएगा, फिर वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 ln 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 ln 2 डिवाइडेड बाय 2 ln 2 प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये आपकी इफिशिएंसी होगी। ओके, अच्छा एक पॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम लोग ऊपर लिखते हैं वो वर्क डन बाय द सिस्टम लिखा जाता है, तो केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन से उसको नेगेटिव लिखना चाहिए, या फिर दूसरा रास्ता है कि आप वर्क डन की मॉड वैल्यू लिख लो। मैंने आपको दोनों तरीके सिखा रखे थे। अगर आप यहाँ पे मॉड लगाओगे तो आप देखोगे 2 ln 2 की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, तो एक्चुअली में हमेशा 2 ln 2 माइनस 1 लिखना चाहिए। तो इस वैल्यू को 2 ln 2 माइनस 1 लिखना चाहिए। नीचे समझ गया ना, क्योंकि वर्क डन इफिशियंसी नेगेटिव नहीं लिख सकते आप, तो 2 ln 2 माइनस 1 रिपोर्ट करेंगे। और इसको अगर सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करोगे तो ये आ जाएगा गामा माइनस 1 इंटू 2 ln 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इंटू 2 ln 2 प्लस 1। गामा माइनस 1 इंटू 2 ln 2 प्लस 1, ये आपकी इफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। Calculate delta S system, delta S surrounding and delta S total for reversible adiabatic process, irreversible adiabatic process, reversible isobaric process and reversible isocoric process। हमें delta S system, delta S surrounding और delta S total कैलकुलेट करना है for different processes। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस लेते हैं हम लोग, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस अगर लेते हैं तो सबसे पहले इसका अगर क्यू सिस्टम लिखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जीरो होता है। हीट एक्सचेंज जीरो, या सिंपली अगर क्यू भी लिख लो तो भी चलेगा। तो इस प्रोसेस के लिए क्यू जीरो होगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चूंकि क्यू जीरो है, हीट गिवन और हीट एक्सचेंज जीरो है इस प्रोसेस के, तो यू कैन सिंपली राइट डेल्टा एस सिस्टम विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है, ये वैल्यू तो जीरो होगी। अब प्रोसेस रिवर्सिबल है तो जितनी हीट सिस्टम से सराउंडिंग में उतनी सराउंडिंग से हीट, मतलब दोनों तरफ से हीट एक्सचेंज जीरो है, और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सराउंडिंग कुछ भी हो, इन दैट केस इट विल बी सर्टेनली जीरो। डेल्टा एस सिस्टम की जगह डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो आ जाएगी। और डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग अगर दोनों जीरो है तो डेल्टा एस टोटल भी जीरो हो जाएगा इस प्रोसेस के लिए। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू रिवर्सिबल बाई टी लिखना है, तो इंटीग्रल ऑफ क्यू रिवर्सिबल बाई टी में क्यू जीरो है इस प्रोसेस में, तो डेल्टा एस सिस्टम जीरो। अब सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट तो गई नहीं है, तो सराउंडिंग के लिए भी वैल्यू जीरो हो गई, और डेल्टा एस टोटल लिखेंगे तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग भी जीरो आ जाएगा। दूसरा केस अगर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस लेंगे, तो आप देखो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यू सिस्टम जीरो, क्यू रिवर्सिबल जीरो नहीं होना, क्योंकि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पाथ अलग अलग होते हैं। तो अगर हम इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस लिखेंगे तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का क्यू तो जीरो होगा, बट वी ऑल नो कि जो डेल्टा एस सिस्टम लिखते हैं उसमें जो चेंज होता है उसी चेंज का रिवर्सिबल हीट लिखी जाती है।
इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस की हीट जीरो है, वो जरूरी नहीं है कि उसी चेंज के लिए जो रिवर्सिबल प्रोसेस अप्लाई किया जाए उसके लिए क्यू जीरो है। तो इसका मतलब ये इस प्रोसेस से तो नहीं सॉल्व होगा। तो फिर हम अपना जनरलाइज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आपको मैंने बताया था कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो हर फंक्शन के लिए फॉर्मूला कॉमनली अप्लाई किया जा सकता है। तो वी कैन राइट एन सी वी ln of t2 by t1, n c v ln of t2 by t1 plus nr ln of v2 by v1। जनरलाइज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। बट डेल्टा सराउंडिंग जीरो आएगा, क्योंकि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ कोई हीट तो गई नहीं, क्योंकि वो तो क्यू बाई टी लिखा जाता है सीधे सीधे। तो डेल्टा सराउंडिंग जो होगा वो जीरो ही आएगा। यहाँ पे डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो जीरो होगा। डेल्टा सराउंडिंग जीरो होगा क्योंकि सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट गई नहीं है। तो सिस्टम से सराउंडिंग कोई हीट नहीं गई, तो सराउंडिंग के लिए जो हम लोग एंट्रोपी चेंज लिखते हैं दैट इज क्यू सिस्टम बाई टी लिखते हैं सीधे सीधे। तो दैट वैल्यू विल बी जीरो। और अगर सिस्टम प्लस सराउंडिंग में डेल्टा एस टोटल लिखेंगे तो दोनों का सम आएगा, और डेल्टा एस टोटल यहाँ ग्रेटर देन जीरो बनेगा। अब दोनों का सम करके देख लीजिएगा। ओके, तीसरा प्रोसेस हमें लिखना है रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस में अगर क्यू सिस्टम लिखेंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला पता है हमको। क्यू सिस्टम इज एनसीपी एलएन ऑफ टी टू बाई टी वन। एनसीपी एलएन ऑफ टी टू बाई टी वन। अच्छा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू जीरो बनेगी, यानी डेल्टा एस टोटल जीरो होगा इसके लिए। तो डेल्टा एस टोटल विल बी जीरो क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग जो आएगा वो माइनस टाइम्स डेल्टा एस सिस्टम आ जाएगा। डेल्टा एस सिस्टम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डेल्टा एस सराउंडिंग में बस माइनस साइन लगा के सेम वैल्यू लिख देंगे। ओके, बिकॉज प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो एंट्रोपी जितनी सिस्टम की इंक्रीज रहेगी, सराउंडिंग में उतनी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? देन द लास्ट पार्ट, डी पार्ट, दिस इज रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर हम क्यू सिस्टम रिपोर्ट करेंगे तो ये वैल्यू फिर से आएगी एन सी वी, सॉरी नॉट क्यू सिस्टम, डेल्टा सिस्टम। पिछले वाले पार्ट में भी सही कर लेना, इट इज डेल्टा एस सिस्टम। So delta S system will be equal to n CV ln of T2 by T1। सिंपल फॉर्मूला है, ऊपर वाला जनरलाइज फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तो समझ आएगा। तो हमने जनरलाइज फॉर्मूला लिख रखा है एन सी वी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। अगर आइसोबारिक प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो वी टू बाई वी वन को टी टू बाई टी वन लिख सकते हैं, तो एन सी पी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन मिल जाएगा। सिमिलरली आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वॉल्यूम सेम हो गया, वी वन इक्वल टू वी टू, तो वो टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो एन सी वी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन, और यहाँ भी सेम सीक्वेंस, जो कि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल की वैल्यू जो होगी वो जीरो लिखेंगे हम लोग। तो उससे जो डेल्टा एस सराउंडिंग आएगा, डेल्टा एस जो सराउंडिंग आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा एस सिस्टम। इसके बारे में सही कर लीजिएगा, माइनस टाइम्स डेल्टा एस सिस्टम। तो डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा एस सिस्टम। क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो जितनी एंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज करेगी, सराउंडिंग उतनी डिक्रीज करेगी, या उल्टा। So delta S surrounding will be equal to minus times delta S system। ठीक है, क्लियर हुआ प्रोसेस? समझ गया ना? एंट्रोपी फिर से देख लो एक बार, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम जीरो, डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो, और डेल्टा एस टोटल जीरो। इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है तो उसमें डेल्टा एस सिस्टम तो हम लोग जनरलाइज फॉर्मूला से निकालेंगे एन सी वी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो होगी क्योंकि सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो सराउंडिंग के लिए क्यू बाई टी लिखा जाता है, क्यू जीरो, टी सराउंडिंग का जो भी हो, तो अल्टीमेटली वैल्यू जीरो आएगी। तो डेल्टा एस टोटल इसका पॉजिटिव आएगा, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस के डेल्टा एस सिस्टम लिखेंगे तो एनसीपी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन, डेल्टा एस टोटल लिखेंगे तो वो जीरो, और डेल्टा एस सराउंडिंग जो है माइनस टाइम्स डेल्टा एस सिस्टम आ जाएगा। सिमिलर प्रोसीजर से अगर हम रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस लिखेंगे
तो उसके लिए डेल्टा एस टोटल 0, डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू माइनस एस डेल्टा एस सिस्टम. Okay. So now we have done the next question. It's one mole of an ideal gas initially present in a 2-liter insulated cylinder. One mole of an ideal gas initially present in a 2-liter insulated cylinder at 300 Kelvin is allowed to expand. At 300 Kelvin is allowed to expand against vacuum to 8 liters. 2-liter insulated cylinder at 300 Kelvin is allowed to expand against vacuum to 8 liters. Determine work done, internal energy change, enthalpy change, delta S system, delta S surrounding, delta S total and delta G. इतने सारे वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके निकालना है. ठीक है. तो देखो सबसे पहले जी चीज जो आपको नोटिस में आनी चाहिए दैट इज कि एक तो इंसुलेटेड सिलेंडर, इसका मतलब प्रोसेस एडियाबैटिक है, लेकिन ध्यान रखना है रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं है. इंसुलेटेड सिलेंडर है इसलिए इस प्रोसेस के लिए क्यू तो जीरो हो जाएगा डेफिनेटली. और फ्री एक्सपेंशन है, देखो एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम है तो फ्री एक्सपेंशन है. फ्री एक्सपेंशन है तो जो पी एक्सटर्नल है वो जीरो हो गया, तो इस प्रोसेस के लिए वर्क डन भी जीरो हो जाएगा. तो वर्क डन जीरो हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी जीरो आ जाएगी. और एक बार ये डेल्टा यू जीरो आ गया तो उससे पता चल गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है. यहाँ से पता चल गया कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आइडियल गैस है तो एन सी वी डेल्टा टी अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है. और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इससे डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी फॉर एन आइडियल गैस. तो इससे डब्ल्यू डेल्टा यू और डेल्टा एच टी तब तो डायरेक्टली जीरो पता चल गया इंक्लूडिंग क्यू. अब अगला स्टेप फॉलो करना है दैट इज डेल्टा एच सिस्टम. तो रिवर्सिबल एरिया इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उसका अगर हम डेल्टा एच सिस्टम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन प्लस एन आर एल एन ऑफ टी टू बाई एन सी वी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन. टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट है तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो इसका केवल जो डेल्टा एच सिस्टम बचेगा दैट विल लेफ्ट आउट टू बी एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन. और आप देखो इसको हमने 2 लीटर से लेके 8 लीटर तक एक्सपेंड किया है, तो वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी. और नंबर ऑफ मोल्स अपने पास 1 है, तो हो जाएगा 1 इंटू आर इंटू एल एन ऑफ 8/2 विच सिंपली मीन्स आर टाइम्स या 2r टाइम्स एल एन टू. ये वैल्यू बनेगी 2r एल एन टू. ठीक है. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो डेल्टा एच सिस्टम जो आपके लिए सॉल्व होकर आ जाएगा हो जाएगा 2.303 इंटू टू इंटू आर की जगह 8.31 इंटू लॉग टू. लॉग टू की जगह 0.3010 पुट करो, तो उसको मल्टीप्लाई करके अगर हम आंसर रिपोर्ट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 11.52 जूल्स पर केल्विन. अब सॉल्व करके देखिए एक बार. दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 11.52 जूल्स पर केल्विन. ठीक है. अब देखो आपको पता है कि सिस्टम की जो हीट है क्यू सिस्टम वो तो जीरो है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्यू सराउंडिंग भी जीरो हो गया क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है. और अगर क्यू सराउंडिंग जीरो हो गया तो इससे पता चल गया कि जो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग आएगी वो जीरो हो जाएगी. अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया. ठीक है. तो इससे अगर हम डेल्टा एच टोटल लिखेंगे तो डेल्टा एच सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी 11.52 जूल्स पर केल्विन बन जाएगा. राइट. इसके बाद डेल्टा जी निकालना है. डेल्टा जी और डेल्टा एच टोटल का रिलेशन सिखाया था मैंने आपको. डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एच टोटल. डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एच टोटल या टी डेल्टा एच सिस्टम. आप वो तो प्रोसेस है क्योंकि डेल्टा एच तो जीरो है प्रोसेस के लिए, तो आप वो भी लगा सकते हो. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स 300 इंटू 11.52 जूल्स. उसको सॉल्व करेंगे इतने जूल्स आना चाहिए आपको प्रोसेस. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी -3.456 किलो जूल.
ये आपका डेल्टा जी का फाइनल आंसर आ जाएगा। I don't know another question. Fixed mass of an ideal gas contained in 10 liter sealed rigid vessel. Fixed mass of an ideal gas contained in 10 liter sealed rigid vessel at 1 bar is heated from minus 73 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Fixed mass of an ideal gas contained in 10 liter rigid vessel at 1 bar is heated from minus 73 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Calculate change in Gibbs free energy if entropy of the gas is a function of temperature as S is equal to 2 plus 10 to the power minus 2 T joules per Kelvin. Fixed mass of an ideal gas is contained in 10 liter sealed rigid vessel at 1 bar is heated from minus 73 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Calculate change in Gibbs free energy if entropy of the gas is a function of temperature as S is equal to 2 plus 10 to the power minus 2 T joules per Kelvin. तो आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको थर्मोडायनेमिक रिलेशन सब सॉल्व करने सिखाए थे, तो बताया था जो डीजी की वैल्यू सॉल्व होकर आती है गिब्स फ्री एनर्जी के, दिस कम्स आउट टू बी वी डीपी माइनस एस डीटी। डीजी इज इक्वल टू वी डीपी माइनस एस डीटी, थर्मोडायनेमिक रिलेशन आता है सॉल्व होकर। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ वी डीपी माइनस एस डीटी। यहाँ से आप डेल्टा जी की जगह लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ वी डीपी माइनस एस डीटी। देखो अभी तक क्या होता था कि हम लोग जब इस इंटीग्रेशन को करते थे तो इसमें एंट्रोपी नॉर्मली टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट लेते थे तो सीधे एस डेल्टा टी लिख लेते थे। और अभी देखो एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है आपको, तो इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखो फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस कंटेनिंग 10 लीटर सील्ड रिजिड वेसल है। तो अगर सील्ड रिजिड वेसल है तो उसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू वी डेल्टा पी माइनस इंटीग्रल ऑफ एंट्रोपी का फंक्शन दे रखा है सो 2 प्लस 10 टू द पावर माइनस 2 टी डी टी। ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अब अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी वी डेल्टा पी माइनस 2 टाइम्स डेल्टा टी माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 बाई 2 डेल्टा टी स्क्वायर। नॉट बेटर टू से इसका टर्म इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग, तो साथ साथ चाहो तो लिमिट भी अप्लाई करते चलो। तो यहाँ पे डेल्टा टी टू स्क्वायर माइनस या टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर लिख लो सीधे सीधे। ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, राइट। बस आप सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो डेल्टा जी इक्वल टू वॉल्यूम दिया है 10 लीटर एज ए कंटेनर। उसके बाद प्रेशर अगर ध्यान से देखो तो वो आपको स्टार्टिंग में तो 1 बार दे रखा है, फाइनली निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट के साथ टेम्परेचर है तो एक बार में पहले प्रेशर चेंज निकाल लेना चाहिए यहाँ पे, तब आगे सॉल्व हो पाएगा। तो टेम्परेचर तो हमें पता है T1 जो है वो 200 केल्विन से T2 जो है वो 300 केल्विन में चेंज हुआ है। और चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू P2 बाई T1 आ जाएगा। वॉल्यूम चूंकि कांस्टेंट है, रिजिड सील्ड रिजिड कंटेनर दिया हुआ है, तो इससे आपका P2 बाई P1 विल बी इक्वल टू P2 बाई T1 आ जाएगा। P प्रोपोर्शनल टू T गैलिलियो स्टॉक। तो यहाँ से P2 की वैल्यू निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी P बाई 2 यानी कि 1.5 बार। आप पुट करो वैल्यू। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू आ गई, वॉल्यूम होगा 10 लीटर्स और प्रेशर हो गया 1.5 माइनस 1, ये चेंज इन प्रेशर हो गया इतने बार। और इसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 1 लीटर बार इज 100 जूल्स। तो 100 जूल से मल्टीप्लाई कर लिया आपने
उसके बाद अगला टर्म लिखेंगे तो इट इज माइनस 2 इंटू डेल्टा टी विच इज 300 माइनस 200. नेक्स्ट स्टेप इज माइनस 10 टू द पावर माइनस 2/2 इंटू 300 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर. ये आपकी वैल्यू हो गई. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए और फिर आंसर बताइए कितना आ रहा है. मेरे हिसाब से वैल्यू सॉल्व होकर आपकी फाइनली डेल्टा जी इक्वल टू 50 जूल्स आ जाना चाहिए. आप एक बार प्रॉपरली वेरीफाई करके देख लो. दिस शुड कम आउट टू बी 50 जूल. So last question answer 50 joule आ गया. तो write on another question. It's given the molar internal energy of a gas. The molar internal energy of a gas over a temperature range is expressed as UMT equal to A plus BT plus CT square, where B is equal to 16 joules per mole Kelvin, B is equal to 16 joules per mole Kelvin, and C equal to 6 into 10 to the power minus 3 joules per mole Kelvin square. Find CVM, that is molar heat capacity at constant volume, and delta S, where 1 mole of gas is heated. Find CVM and delta S, where 1 mole of gas is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin at constant volume. ठीक है. तो देखो सबसे पहले केस में आपको सॉल्विंग स्टार्ट करी जाए तो सबसे पहले देखो आपको इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है. दिस इज A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर. हमें पता है फॉर्मूला पता है du इक्वल टू NCV dt होता है. du इक्वल टू NCV dt होता है. du इज इक्वल टू NCV dt होता है. ठीक है. तो अगर आपको यहाँ से CV कैलकुलेट करना है तो दिस इज सिंपली 1/n du/dt आ जाएगा. ऊपर वाले टर्म को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो CV की वैल्यू बन जाएगी. एंड आपको पता है कि गैस का 1 मोल दे रखा है. 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम दिस, तो n की वैल्यू तो 1 हो गई. तो यहाँ से सीधे CVM की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे, या स्टार्टिंग में यहाँ पे CVM ही कर लो क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी है. तो CVM की वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे वो du/dt आ जाएगा. उसको अगर डिफरेंशिएट करके लिखोगे तो आ जाएगी B प्लस 2CT. B प्लस 2CT. ठीक है. अब आपको CVM जिस भी टेम्परेचर पे रिपोर्ट करना है उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं. ये आपका जनरलाइज फंक्शन आ गया. तो लेट्स से हमें कैलकुलेट करना है 300 केल्विन. तो CVM की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 16 प्लस 2 इंटू C की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. और टेम्परेचर लेट्स से 300 केल्विन हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे हैं. तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 16 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 300, this comes out to be 19.6 joules per mole Kelvin. तो सॉल्व करोगे तो this comes out to be 19.6 joules per mole Kelvin. 600 केल्विन में निकालना है तो 600 पे भी निकाल सकते हैं. जनरलाइज फॉर्मूला आ गया B प्लस CT. राइट. अब दूसरे प्रोसेस में पूछा है एंट्रोपी चेंज. एंट्रोपी चेंज होता है इंटीग्रल ऑफ Q रिवर्सिबल बाय T. इंटीग्रल ऑफ dq रिवर्सिबल बाय T. ठीक है. तो अब अगर इस प्रोसेस का हम लोग हीट लिखेंगे तो दैट इज अगेन और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करना है. ठीक है. तो ध्यान रखना है आपको Q रिवर्सिबल वाले प्रोसेस की हीट लिखनी है. तो Q रिवर्सिबल के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो du प्लस W. तो इस फंक्शन को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ du प्लस माइनस ऑफ W, है ना, बाई T. Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U होता है. Q प्लस W जो होता है वो डेल्टा U होता है.
राइट, या और प्रिसाइसली लिखो तो माइनस टाइम टी डब्ल्यू लिखना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर इस टर्म को डिफाइन करके लिखते हैं हम लोग, तो कांस्टेंट वॉल्यूम टर्म दे रखा है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो उसको सीधे सीधे डी यू बाई डी टी लिख सकते थे अगर डायरेक्ट लिखना चाहिए। तो कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन जीरो आ जाएगा, तो क्यू सीधे सीधे हम लोग डी यू बाई डी टी लिख सकते हैं। और डी यू की जगह भी हम लोगों ने एन सी वी डी टी लिखना है, ये हम लोगों ने पहले ही डिफरेंशिएट करके डी यू का टर्म लिखा हुआ है, तो वो दैट इज एन सी वी डी टी, और सी वी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, उसको पुट कर दीजिए, तो आपका नया फंक्शन बन जाएगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके फंक्शन लिखेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एन इंटू पी प्लस टू सी टी डी टी बाई टी, ये फंक्शन बन जाएगा आपको, उसको सॉल्व कर दीजिए। तो एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर निकाल लेते हैं, पहले टी वन से टी टू तक इंटीग्रेट करेंगे, एन बी डी टी बाई टी एक इंटीग्रेशन, और दूसरे इंटीग्रेशन में ये वैल्यू बन जाएगी टू एन सी डी टी, और टी कैंसिल हो जाएगा, इसकी रेंज भी टी वन से टी टू अप्लाई कर दो। ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो एंट्रोपी चेंज आ जाएगा एन बी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन प्लस टू एन सी टी टू माइनस टी वन, ये आपका एंट्रोपी चेंज का फॉर्म आ गया। अब जो गिवन वैल्यूज है उनको सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एंट्रोपी चेंज आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वन, बी की वैल्यू 16, एल एन ऑफ टी टू दे रखा है 600 से 300 का चेंज, प्लस टू, एन की वैल्यू वन, सी की वैल्यू टू इंटू टेन टू द पावर माइनस, सॉरी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री, वैल्यू ऑफ सी 6 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री इंटू टी टू माइनस टी वन विच इज 600 माइनस 300। तो सॉल्व करेंगे तो आपका एंट्रोपी की वैल्यू आएगी। तो एक बार आप डेटा वेरीफाई करो, सॉल्व करके कितना है, मेरे हिसाब से लगभग देखो 14.8 जूल्स पर मोल केल्विन आना चाहिए, 14.8 जूल्स पर मोल केल्विन रिजल्ट आना चाहिए फाइनली। आप सॉल्व करके एक बार देख लीजिए, और किसी ने एक्यूरेट निकाला है तो 14.7 के आसपास लिखो, चलो अगर बहुत प्रिसाइज देखोगे 14.64 जूल्स पर मोल केल्विन आना चाहिए। आप चाहो तो स्टेप और लिख लो, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो 16 इंटू 2.303 इंटू लॉग टू हो गया, और इस वैल्यू को अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो 3.6 आ जाएगा पूरा सॉल्व करके। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 14.64 जूल्स पर मोल केल्विन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, 14.64 जूल्स पर मोल केल्विन। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर एंट्रोपी चेंज। ओके, so the next question is, the diamonds are formed from the graphite under very high pressure. Calculate the equilibrium pressure at which graphite is converted into diamond. The diamonds are formed from graphite under very high pressure. Calculate the equilibrium pressure at which graphite is converted into diamond at 25 degrees Celsius. The densities of graphite and diamond are 2.4 and 3.6 gram per centimeter cube. The densities of graphite and diamond are 2.4 and 3.6 gram per centimeter cube respectively, and independent of pressure. Okay. Delta G for the conversion of graphite into diamond is 5 joules per mole. ये आपको गिवन है, आपको इससे प्रेशर निकालना है। तो देखो आपको मैंने गैस की एनर्जी का रिलेशन सिखा रखा है, वही रिजल्ट सबसे पहले लिखेंगे। अपना रिलेशन होता है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी।
तो जो रिलेशन अप्लाई करेंगे दैट इज dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, और यहाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट 298 केल्विन पे हमने सारी स्टडी करनी है। 25 डिग्री सेल्सियस पे डायमंड कन्वर्ट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इससे आप सीधे सीधे लिख सकते हो Dg इज इक्वल टू वी डी पी। ऐसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो डी आ जाएगा आपका डेल्टा जी डी डेल्टा जी बाई डी पी इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, राइट। तो चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए देखो आपको डायमंड और ग्रेफाइट की डेंसिटी दे रखी है 2.4 और 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेल्टा जी हमें देखो देखा है 5 किलो जूल पर मोल। हम 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 मोल कार्बन अगर हमारा डायमंड फॉर्म में था तो उसका वॉल्यूम अगर लिखेंगे तो इट इज मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, सो 12 ग्राम। और डेंसिटी ऑफ डायमंड दे रखी है 3.6, ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब। और अगर 1 मोल ग्रेफाइट ले लेंगे, 1 मोल कार्बन अगर हमने ग्रेफाइट के फॉर्म में ले लिया तो मास तो इसका भी वही रहेगा, 1 मोल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो उसके लिए वॉल्यूम लिखेंगे तो इट इज 12 बाई 2.4। अब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके पहले सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम लिख लो। तो यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन में जो कन्वर्जन दिया हुआ है उसने बोला हुआ है ग्रेफाइट इनटू डायमंड। तो ग्रेफाइट इनटू डायमंड मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ V1 माइनस V2। यहाँ से डेल्टा V अगर लिखेंगे तो इट इज V1 माइनस V2। ये आपको कैलकुलेट करना है पहले। उसको पहले जरा सॉल्व करिए। तो 12 डिवाइडेड बाई 3.6 करेंगे तो ये वैल्यू तो आ गई लगभग वैल्यू 3.33 सेंटीमीटर क्यूब, और इस वैल्यू को लिखेंगे तो 5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो चेंज इन वॉल्यूम देखो नेगेटिव में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रेफाइट से डायमंड बना रहे हैं तो मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। 5 माइनस 3.33 करेंगे तो ये लगभग लगभग 1.67 के आसपास है। ये इसी को आप -5/3 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ तक वॉल्यूम चेंज पता चल गया। अच्छा, उसने बोला हुआ है कि जो डायमंड कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड का जो डेल्टा जी चेंज दे रखा है वो आपको 5 किलो जूल पर मोल दे रखा है। अच्छा देख लो आप इस चीज को, डेल्टा जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड इज 5 किलो जूल पर मोल। तो ये चेंज तो हमें पहले से ही पता है, तो उसका जो चेंज है दैट इज 5 किलो जूल पर, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स। ओके। प्रेशर का जो चेंज दिखना है दैट इज P2 माइनस P1। इनिशियल प्रेशर तो आप 1 बार लेके चल सकते हो, स्टार्टिंग 1 बार से ही हुई होगी। स्टार्टिंग तो ऑर्डिनरी कंडीशन से ही देखेंगे। So diamonds are formed from graphite under a very high pressure. Calculate the equilibrium pressure at which graphite is converted into diamond at 25 डिग्री सेल्सियस। तो स्टैंडर्ड प्रेशर हम लोग स्टार्टिंग में 1 बार ले सकते हैं, और उसको वॉल्यूम चेंज के इक्वल करते हैं 5/3। एक मिनट, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर -6 और लिख देंगे। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो P2 की वैल्यू जो आ जाएगी दैट कम्स आउट टू बी 3 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल में लिखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसको, एक्चुअली में हमें 1 बार लिख रहे हैं तो 10 टू द पावर 5 पास्कल लिख लीजिए। तो इतने पास्कल आपका आंसर सॉल्व होकर आएगा। या इसी को हम लोग P2 को लिख सकते हैं
3 into 10 to the power 4 bar। ऑल्दो इसमें प्लस वर्क और करना चाहिए था बट दैट इज नॉट नीडेड, तो हम इतने से ही काम चला सकते हैं। अगर बहुत प्रिसाइजली लिखना है तो P2 की वैल्यू में यहाँ +1 और करना चाहिए एक्चुअली, प्लस 10 टू द पावर 5, ये आपका एक्चुअल आंसर आएगा। तो 10 पावर 9 के रेस्पेक्ट में 10 पावर 5 की वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो आप उसे छोड़ सकते हो। तो सिंप्लीफाई करके केवल 3 इंटू 10 टू द पावर 4 बार भी लिख सकते हो। इसमें पास्कल लिखेंगे पहले, SI स्केल पे। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी एन SI स्केल, दिस इज दिस मच पास्कल। फाइंड द P2 वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 बार रिपोर्ट करते हैं। ओके, नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The temperature dependency of the equilibrium constant of a reaction is given by Ln K equilibrium is equal to 4.8 minus 2059 by 2059 by T. Find delta G, delta H and delta S. The temperature dependency of the equilibrium, write down the question. The temperature dependency of the equilibrium constant of a reaction is given by equilibrium constant of the reaction is given by ln of K equilibrium is equal to 4.8 minus 2059 by T. Find delta G, delta H and delta S for this reaction, या for this equilibrium process जो भी आपको given है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे फंक्शन दे रखा है इक्विलिब्रियम का, सो दिस इज ln of K equilibrium is equal to 4.8 minus 2059 by T दे रखा है। अब आपको उसको देखो रिलेट करना है समहाउ डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस से, और प्रिसाइसली लिखो तो स्टैंडर्ड स्टेट में आपको सब वैल्यू लिखनी है। तो डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट निकलना है आपको, ठीक है। तो अब आप देखो सबसे पहला रिलेशन जानते हो, मैंने आपको सारे थर्मोडायनामिक रिलेशन सिखा रखे हैं तो उन्हीं को यूज करना है। तो ln ऑफ K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम इज डेल्टा जी नॉट। तो हमें रिलेशन पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln ऑफ K इक्विलिब्रियम, और दूसरा रिलेशन पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। दोनों टर्म्स को अगर हम एक साथ यूज कर दे तो डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी माइनस साइन के साथ प्लस डेल्टा एच नॉट बाई आर की वैल्यू आ जाएगी ln ऑफ के इक्विलिब्रियम। हम इसको अगर पहली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं हम लोग सीधे सीधे, तो आपका डायरेक्ट काम बन जाएगा। आपको डेल्टा एच नॉट बाई आर की वैल्यू तो पता चल गई 4.8, यहाँ से डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4.8 इंटू 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन। और दूसरे फंक्शन से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2059 इंटू टी इंटू आर, बेसिकली टी तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 8.31 कितने जूल्स पर केल्विन, ठीक है। और एक बार ये दोनों वैल्यूज आ गई तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट लगा देंगे। आप एक बार सॉल्व करके आंसर पहले चेक करो, तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू तो आपकी सॉल्व होकर आएगी 39.9 आई थिंक। आप एक बार कैलकुलेट करके देखो, 4.8 इंटू 8.31 कर लो, 4.8 इंटू 8.31 करेंगे, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 39.9 किलो जूल 9 जूल पर केल्विन, 39.9 जूल्स पर केल्विन। जूल्स पर मोल केल्विन लिखिए, तो दिस मच जूल्स पर मोल केल्विन और इतने जूल्स पर मोल आ जाएगा। और डेल्टा एच नॉट सॉल्व करके लाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 17.12 किलो जूल पर मोल। अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखो 2059 इंटू 8.314 करना है, 8.31 भी कर लो तो चलेगा, 8.31 कर लो तो आपका 1.71 या 17.12 किलो जूल पर मोल आपका रिपोर्ट होगा।
ठीक है, ये 17.11 जो भी आपका अप्रॉक्स आंसर निकाल लो। और उसके बाद सीधे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट अप्लाई करते हो। डेल्टा जी नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, अब स्टैंडर्ड स्टेट में निकालना है। तो मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है। तो अगर नहीं गिवन होता है तो डायरेक्टली 25 डिग्री सेल्सियस यूज करके निकाल सकते हैं, या ऊपर वाले फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो जहाँ पे आपने ln ऑफ के इक्विवेलेंट दे रखा है, उसी में RT मल्टीप्लाई कर दो, तो भी एक ही बात है। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 17.12 माइनस 298 इंटू 39.95 किलो जूल्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 5.30 किलो जूल पर मोल। ओके, तो आंसर देख लीजिए पूरी कैलकुलेशन, कुछ पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो दैट हियर सिंपली आपको डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट लगा के सॉल्व कर देना। तो ये देखो आपका के इक्विलिब्रियम का डेल्टा एच नॉट और डेल्टा जी नॉट के साथ रिलेशन जो मैंने सिखाया था उसको मैथमेटिकली सॉल्व करना सिखा दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the gas free energy change for the reaction at 27 degrees Celsius. Calculate the gas free energy change for the reaction at 27 degrees Celsius for the combustion of methane. और जो आपको information given है, that is enthalpy of formation of CH4, CO2 and water is given 74.8 minus 393.5 and minus 285.8 kilojoules per mole respectively. Minus 74.8 minus 393.5 and minus 285.8 kilojoule per mole respectively. And delta S naught for CH4, O2, CO2 and water are 186, 205, 214 and 70 joules per mole Kelvin respectively. ठीक है, तो आपको इससे गैस फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखो केमिकल इक्वेशंस पे ये गैस फ्री एनर्जी अप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको। सो बेसिकली आप कंबशन इक्वेशन लिखो सबसे पहले, CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2 water। आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सबसे पहले मैं डेल्टा एच नॉट रिएक्शन लिखना है, तो अपने थर्मोकेमिस्ट्री में सीख रखा है। दिस विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू 2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन लिखना है। तो आप जानते हो कि जो ऑक्सीजन है वो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ले लेंगे। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म, ऑक्सीजन थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट रिएक्शन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे रखा है 393.5, एंथैल्पी ऑफ वाटर हम लोगों ने लिख रखा है माइनस 285.8, इसका 2 टाइम्स, और माइनस CH4 की वैल्यू भी माइनस में दे रखी है, सो माइनस ऑफ माइनस 74.8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, निकालने के बताएंगे ऊपर जरा। मेरे हिसाब से वैल्यू माइनस 890 किलो जूल पर मोल आनी चाहिए। एक बार पूरा कैलकुलेशन चेक कर लो, कंफ्यूजन हो तो बताइए। सिंपली नथिंग बट बहुत सिंपल, थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व किए होंगे, तो दीज आर रूटीन क्वेश्चंस। आ गया 890 किलो जूल पर मोल। अब ऐसे ही डेल्टा एस निकालना है, तो अगर डेल्टा एस नॉट रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी डेल्टा एस नॉट ऑफ CO2 plus 2 times delta S naught of water minus delta S naught of CH4 minus 2 times delta S naught of oxygen। अब ऑक्सीजन का एंट्रोपी फॉर्मेशन 0 नहीं होता, वो वैल्यू गिवन है आपको।
तो यहाँ से डेल्टा एस नॉट रिएक्शन अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/1 वैल्यू पुट करते जाओ। डेल्टा एस नॉट ऑफ CO2 गिवन है अपने को 214, तो इट इज 214 सबसे पहले CO2 के लिए हो गया। उसके बाद दूसरी वैल्यू लिखनी है वाटर के लिए, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 70 माइनस CH4 की वैल्यू दे रखी है 186 और फाइनली ऑक्सीजन की वैल्यू दे रखी है अपने को 205। ये वैल्यू सॉल्व करके आपको डेल्टा एस नॉट रिएक्शन बताना है। ये वैल्यू सॉल्व होकर आएगी -242 जूल्स पर मोल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको डेल्टा जी नॉट रिएक्शन निकालना है। तो सिंपली थर्मोडायनेमिक लगा दो, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इज डेल्टा एच नॉट रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस नॉट रिएक्शन। 27 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन कम्स आउट टू बी -890 -300 इंटू -242। ये जूल्स में, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो किलो जूल्स में आ जाएगा। सो डिवाइडेड बाई 1000, इतना आपका किलो जूल पर मोल सॉल्व हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके आपको फाइनल आंसर लिखना है डेल्टा जी नॉट रिएक्शन। तो मेरे हिसाब से सॉल्व होकर आएगा -817.4 किलो जूल पर मोल। प्रॉपरली सॉल्व करके आंसर वेरीफाई कर लीजिए, -817.4 किलो जूल पर मोल। Alright, on the next question is calculate delta G naught for the reaction CO gaseous plus half of oxygen gaseous gives CO2 gaseous at 300 Kelvin. The standard gives the energy of formation of CO2 and CO are -394.4 and -137.2 kilojoule per mole respectively. देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो भी एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में, उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो लोग जीरो लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है सिमिलरली गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन भी उनका जीरो लेके चला जाता है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डेटा यूज करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो जीरो होगी, क्योंकि ऑक्सीजन नेचर में डायरेक्टली अवेलेबल है, तो उसका गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है उनको जीरो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, या जीरो अज्यूम करके चलते हैं। तो अब इसका डेल्टा जी नॉट रिएक्शन अगर लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 minus delta G naught formation of CO minus 1/2 delta G naught formation of oxygen। तीनों वैल्यूज जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फॉर CO2 इट इज गिवन -394.4, CO के लिए दे रखा है -137.2 और डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन तो जीरो लेंगे। उसको अगर आप सॉल्व करके लाओगे तो दिस कम्स आउट टू बी -257.2 किलो जूल पर मोल। एक बार आप डेटा चेक कर लो, सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। 294.4 में से 137.2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 394.4 माइनस 137.2 करिए, तो -257.2 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ये आपके डेल्टा जी नॉट रिएक्शन आ गई। तो ऐसी जगहों पे बस एक चीज याद रखिए कि जो एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं उनका गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन भी जीरो लेके चला जाता है। ओके, डन। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग डेल्टा एच नॉट से दोबारा रिलेट करके दिखा रहे हैं। अभी एक बार तो मैंने एनएन वैल्यू से रिलेट किया था, अब इसको दूसरे तरीके से रिलेट करना सिखा रहा हूँ। So it's given Ka for acetic acid at 27 degrees Celsius is 2 into 10 to the power -5. Ka for acetic acid at 27 degrees Celsius is 2 into 10 to the power -5. And at 77 degrees Celsius, Ka is 2.5 into 10 to the power -5. What are delta H naught and delta S naught for the ionization of acetic acid? क्वेश्चन लिखिए पहले।
Ka for acetic acid at 27 degrees Celsius is 2 into 10 to the power minus 5, and at 77 degrees Celsius, Ka is 2.5 into 10 to the power minus 5. What are delta H naught and delta S naught for the ionization of acetic acid? तो देखो हमें पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ पता है, तो रिलेशनशिप इज ln ऑफ K equilibrium 1 by K equilibrium 2 is equal to minus delta H upon R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. ये टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन होता है। अब अगर माइनस साइन हटाना चाहते हो तो K equilibrium by 2 लिख लो, by K equilibrium 1 कर लो, और ln की जगह log लिखना है तो 2.303 से फर्दर डिवाइड करके लिख लो, वो भी एक रास्ता है। अदरवाइज सीधे सीधे ln वाली वैल्यू यूज कर सकते हो, तो इट डिपेंड्स अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, करें स्टार्ट। तो आपको डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एच नॉट रिपोर्ट करना। अच्छा, यहाँ पे देखो टेम्परेचर का वेरिएशन तो 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि जो एंथैल्पी और एंट्रोपी के चेंज होते हैं वो ऑल्दो टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होता है, बट इनका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन जो है वो बहुत स्मॉल होता है। देयर वेरिएशन विद द टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल, तो इसलिए टेम्परेचर वेरिएशन में कभी भी टेंशन का मतलब इस बात का प्रॉब्लम नहीं होता, वी विल टेक इट वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, तो दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, है ना। तो अगर हम इस इक्वेशन में सबसे पहले देखो आपको दो अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे हैं, उससे आप इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट निकाल लोगे। हम लोग पहला एक्सप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, ln ऑफ 2 into 10 to the power minus 5 by 2.5 into 10 to the power minus 5 is equal to minus delta h naught upon 8.31, क्योंकि जूल्स में कैलकुलेट करने वाले हैं तो 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन इनटू टेम्परेचर हमारा 27 मतलब 300 केल्विन, और 77 मतलब हो गया 350 केल्विन, राइट। ये आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, तो इफ यू सिंप्लीफाई तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10 का माइनस 5 तो कैंसिल हो गया, 20/25 बन जाएगा, 4/5 5/4 लिखो, तो ये चीज़ हो गई log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 4 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 इंटू 8.31 माइनस साइन हटा दिया मैंने, आप ध्यान से देखिएगा एक बारी तो, और इसको सॉल्व करके लाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 350 माइनस 300 यानी 50/35 इंटू 300, तो आ जाएगा 5/300 इंटू 35, और 5 भी कैंसिल करके लिख लो तो 7 बचेगा। तो ये एलसीएम लिया, अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा तो पूरा लिख लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 350 माइनस 300/300 इंटू 350, ये लिखा हुआ है एक्चुअली, इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से डेल्टा एच नॉट की वैल्यू बनेगी 2.303 इंटू 8.31 इंटू ऊपर 50 आएगा, उसको कैंसिल करके 7 लिखो, नीचे तो ये आ जाएगा 2100, ठीक है, इंटू log 5 माइनस 2 log 2। अल्टीमेटली देखो ये वैल्यू फिर से माइनस में आ जाएगी, तो पूरा सॉल्व करके रिजल्ट लिखना है इसका। अब देखो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना है तो log 5 की जगह 0.7 लिख लो, log 2 की जगह 0.3 लिख लो, तो ये 0.1 आ जाएगा, और सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू जो बनेगी दैट कम्स आउट टू बी 3.89 किलो जूल पर मोल। पहले आप अपना चेक कर लो, 8.39 जूल्स पर मोल केल्विन। उसके बाद डेल्टा जी नॉट निकाल लो किसी भी एक टेम्परेचर पे जिसको आपको कंफर्टेबल लगे, तो डेल्टा जी नॉट लेट से 300 केल्विन हम लोग निकाल रहे हैं, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम, तो माइनस 2.303 इंटू आर इंटू टी इंटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है, ओके। फिर से लॉग 2 की जगह 0.3 यूज कर लेना, उसको सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 26.8 समथिंग। एक बार वेरीफाई करके देखो पूरी वैल्यू, ये वैल्यू सॉल्व होकर आ रही 26.98,
किलो जूल पर मोल। उसके बाद सिंपली डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट लिख लेता हूँ। डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच नॉट टेम्परेचर के साथ बहुत स्लोली वेरी करते हैं। तो गिवन टेम्परेचर रेंज में हम डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच नॉट को टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट मान लेंगे। जब तक इनका फंक्शन ना गिवन हो या डेल्टा सीपी की रिएक्शन ना गिवन हो तब तक आपको इसको कांस्टेंट लेके चलना होता है। तो डेल्टा जी नॉट की जगह 26.98, डेल्टा एच नॉट की जगह 3.89 माइनस टी 300 इंटू डेल्टा एच नॉट। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आ जाएगी 26.98 माइनस 389, सॉरी 3.89। ठीक है, और माइनस साइन तो ऑलरेडी है तो माइनस डिवाइडेड बाई 300, ये आपकी फाइनल वैल्यू बनेगी। और एक मिनट, ये किलो जूल्स में और है तो इसमें भाई 1000 और कर लेना है यहाँ पे। यहाँ से डेल्टा स्टॉट की वैल्यू एक्चुअली में जूल्स में रिपोर्ट करनी है आपको। ठीक है, तो पहले वाला डेटा किलो जूल में, डेल्टा स्टॉट हमारा जूल्स में लिखना है तो डिवाइड बाई 0.0 लिख लो बस सीधे सीधे। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका फाइनली डेल्टा स्टॉट आ जाएगा। उसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ रही होगी -76.96 जूल्स पर मोल केल्विन। ये आपका एंट्रोपी चेंज अगर होगा -76.96 जूल्स पर मोल केल्विन। So this completes your chapter. Okay.